अरे मम्मी, अब जाकर मुझे इस घर में चैन आया है। आज पूरे 5 महीने हो गए हैं उस बुढ़े को घर से निकाले हुए। और इन 5 महीनों में मेरा खून बढ़कर 2 गुना हो गया है। वरना बुढ़िया तो चली गई थी और उस बुढ़े को हमारी छाती पर छोड़ गई थी, हमारा खून चूसने के लिए। अरे निशा, मैं अगर तुझे ये आइडिया न देती तो यह सब इतनी आसानी से थोड़ी ना होने वाला था। फ़ोन पर निशा की मम्मी खुश होते हुए बोली, हाँ मम्मी, यह बात तो माननी पड़ेगी, दिमाग तो आपने ही लगाया था। अरे वो तो मेरा दामाद बड़ा अच्छा है जो तेरे इशारों पर नाचता है। वरना कोई बेटा अपनी पत्नी के कहने पर बाप को इस तरह घर से धक्के मारकर नहीं निकालता। निशा और उसकी मम्मी फ़ोन पर बातें कर रही थी। तभी निशा का पति रोहित बोला, अरे निशा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? जल्दी करो यार, हमें जाने में देर हो जाएगी। और बच्चों को भी जल्दी से तैयार कर दो। रोहित अपनी अलमारी से कपड़े निकालते हुए बोला, अरे आप तो सूट बूट पहनकर ऐसे तैयार हो रहे हो जैसे पार्टी वरिष्ठ लोगों के सम्मान में ना रखकर आपके ही सम्मान में रखी गई हो। रोहित खुश होते हुए बोला, निशा, मेरे ऑफिस में जितने भी काम करने वाले वरिष्ठ लोग हैं, वो जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर है, उनको बुलाया गया है। ऑफिस से अलग भी कुछ बुजुर्ग लोगों को बुलाया गया है सम्मानित करने के लिए, जिन्होंने अपनी एक नई पहचान बनाई है, जिन्होंने समाज के लिए कुछ कर दिखाया है। और पता है, शहर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं उन सबको एक बड़ी धनराशि के साथ सम्मानित करने के लिए। अब तुम देर ना करो, जल्दी जाकर तैयार हो जाओ और बच्चों को भी तैयार कर दो। कुछ देर बाद रोहित पत्नी और बच्चों को लेकर उस समारोह में पहुंच गया जहां बुजुर्ग लोगों के सम्मान में पार्टी दी जा रही है। रोहित अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर अंदर चला जाता है। कुछ देर में प्रोग्राम भी शुरू हो गया। मुख्यमंत्री भी स्टेज पर पहुंच गए। सभी लोग तालियों के साथ उनका स्वागत करने लगे। धीरे धीरे ऑफिस के सभी वरिष्ठ लोगों को पुरस्कार और साथ ही साथ धनराशि भी प्रदान की जा रही थी। सब लोग को स्टेज पर पुरस्कार देने के बाद आखिरी नाम मुख्यमंत्री जी जब लेकर स्टेज पर बुलाते हैं तो तालियों के साथ साथ एक जोरदार धमाका भी होता है जब निशा और रोहित स्टेज पर अपने पिता राम प्रसाद जी को देखते हैं। अपने पिता को स्टेज पर देख बेटे बहू की आंखें फटी रह गई। सफ़ेद रंग का कुर्ता पाजामा, सर पर पगड़ी और हाथ में बैंत। जब शहर के मुख्यमंत्री ने राम प्रसाद जी को 50 लाख की धनराशि से सम्मानित किया तो रोहित और निशा बार बार अपनी आंखों को मलकर स्टेज पर खड़े अपने पिता को गौर से देखने की कोशिश करते हैं कि कहीं हमारी आंखें धोखा तो नहीं खा रही। हमने तो इस बुढ़े को जब निकाला था तो इसके तन पर कपड़े भी नहीं थे, बीमारी से बेहाल था। ऐसा लग रहा था जैसे 4 कदम रखते ही मर जाएगा। लेकिन यह तो हमारे सामने हट्टा कट्टा खड़ा है, वह भी स्टेज पर मुख्यमंत्री के हाथों से सम्मानित हो रहा है। अरे रोहित, तुम्हारे बूढ़े बाप ने ऐसा कौन सा तीर मार दिया जो इस बुढ़े को स्टेज पर इतना सम्मान और पैसे मिल रहे हैं? घर में तो इनसे एक काम भी नहीं होता था। एक काम बताने पर ही बीमारी का बहाना बनाकर खाट में पड़ा रहता था और हमारे खर्चे बढ़ाया जाता था। उस समय तो बुढ़े ने मेरे शरीर में खून भी नहीं छोड़ा था, हर समय मुझे फूंकता रहता था। रोहित और उसकी पत्नी दोनों सोच में पड़ गए। दरअसल अभी कुछ समय पहले ही रोहित ने पत्नी के कहने पर अपने बूढ़े पिता को घर से धक्के मारकर निकाल दिया था। राम प्रसाद जी की तबीयत अक्सर खराब रहती थी, अस्थमा के मरीज थे। जब तक उनकी पत्नी कृष्णावती जिंदा थी तो उनका खूब ख्याल रखती थी, लेकिन उनके जाने के बाद से ही बेटे और बहू ने उनकी हालत बद से बदतर कर दी थी। बहू को तो राम प्रसाद जी फूटी आंख नहीं सुहाते थे और बेटा पत्नी के कहने पर पिता को बुरी बुरी सुनाता था। जब राम प्रसाद जी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो उन्होंने अपने बेटे से डॉक्टर के पास जाने के लिए कहा तो बहू ने फटाक से मना कर दिया। कोई ज़रूरत नहीं है बुढ़ापे में इन पर पैसा खर्च करने की, आज न कल इन्हें तो मरना ही है, तो फिर पैसे क्यों खर्च करें इनके ऊपर। बहू की बातें सुनकर राम प्रसाद जी की आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप अपने कमरे में चले गए। अगले दिन रोहित के ऑफिस के कुछ लोग उसके घर आ रहे थे। घर में ही रोहित ने एक मीटिंग रखी थी। राम प्रसाद जी की हालत खांसी की वजह से खराब हो रही थी। वह बार बार अपने कमरे में बैठे खांस रहे थे और खांसने की आवाज़ बाहर तक आ रही थी, जिसे सुनकर बहू राम प्रसाद जी के कमरे में गुस्से से गई और उनसे चिल्लाते हुए बोली, अरे क्या पागलों की तरह खांस रहे हो? बोला था ना मैंने तुमसे सुबह कि रोहित के ऑफिस के लोग आ रहे हैं।
सबसे ऊपर छत पर चले जाना, लेकिन नहीं, तुम्हें तो हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाने में बड़ा मजा आता है। अब की बार मुंह से आवाज आई तो अच्छा नहीं होगा। बहू राम प्रसाद जी के मुंह में कपड़ा ठूसते हुए बोली और वहां से चली गई। लेकिन बेचारे राम प्रसाद जी तो खांसी से बेहाल थे। खूब कोशिश करते लेकिन फिर भी अपनी खांसी को रोक नहीं पाते। उनके कमरे में पानी भी नहीं था। वह धीरे धीरे कदमों से रसोई की तरफ जाने लगे। रोहित के ऑफिस के लोग हॉल में ही बैठे थे। जैसे ही बेटे की नज़र राम प्रसाद जी पर पड़ी, उसका पारा तेज हो गया और वह तेजी से आया और राम प्रसाद जी का हाथ पकड़ पीछे वाले दरवाजे से बाहर खड़ा कर दिया और बोला, आपको मेरी समझाई हुई बात समझ में नहीं आती क्या? क्या ज़रूरत थी बाहर निकलने की? मेरे दोस्त आपको देख लेते तो मेरी कितनी इंसल्ट होती, ये जानते हो आप? बेचारे राम प्रसाद जी बोलने की हालत में नहीं थे। लगातार उन्हें खांसी हो रही थी। बस उनके मुंह से बीच बीच में पानी शब्द निकल रहा था। बेटा अपनी पिता को उंगली दिखाते हुए घूरकर बोला, अंदर मेरी मीटिंग चल रही है, जब तक मैं ना कहूँ अंदर कदम भी मत रखना। कहकर बेटे ने दरवाज़ा बंद कर लिया। राम प्रसाद जी खांसते रह गए, लेकिन बेटे ने उन्हें एक घूंट पानी तक नहीं दिया। घर के पीछे उनका छोटा सा बगीचा है, उसमें पक्षियों के लिए पानी रखा था। जब राम प्रसाद जी को पानी नहीं मिला तो उन्होंने पक्षियों का झूठा पानी ही पी लिया, जिसे पीकर उनकी सांस जुड़ी। बेचारे वहीं बैठ पत्नी को याद कर फूट फूट कर रोने लगे। देख लिया कुसुम, तुम्हारे जाने के बाद क्या हालत बना दी है। तुम्हारे बेटे बहू ने मेरी। क्यों चली गई तुम मुझे अकेला छोड़कर? मुझे भी अपने साथ ले जाती। जब तक तुम मेरे साथ थी, मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखती थी। बेटे का इंतज़ार भी नहीं करती थी, खुद मुझे रिक्शे में बैठाकर डॉक्टर के पास ले जाती थी तुम। और आज जिस बेटे के ऊपर मुझे छोड़कर गई हो, उसने तो आज मुझे एक पानी से भी तरसा दिया। जीते जी मार रहा है मुझे तुम्हारे बेटे बहू। उन्हें इस बूढ़े बाप की ज़रूरत नहीं है, मैं तो उसके लिए बोझ हूँ। कहते हुए राम प्रसाद जी ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। दिन ढलने को आया, लेकिन बेटे बहू ने अभी तक दरवाज़ा नहीं खोला था। शाम के 7 बज गए। भूखे प्यासे राम प्रसाद जी वहीं बगीचे में पड़े रहे। थोड़ी देर बाद जब बहू ने दरवाज़ा खोला तो राम प्रसाद जी भारी कदमों से अंदर चले गए। सभी लोग जा चुके थे। राम प्रसाद जी अपने कमरे में चले गए। बेटे बहू ने ना तो उन्हें खाना दिया और ना ही उनसे खाने के लिए पूछा। राम प्रसाद जी ने भी बेटे बहू से खाना नहीं मांगा, क्योंकि बेटे और बहू के इस व्यवहार से पेट तो उनका पहले ही भर चुका था। भूखे प्यासे राम प्रसाद जी अपनी चारपाई पर लेट गए। अगले दिन जब सुबह आँख खुली तो बेटा बहू दोनों मूवी देखने जाने के लिए तैयार खड़े थे। बहू राम प्रसाद जी से बोली, हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं, रात का खाना बचा हुआ है, खा लेना और बर्तन साफ करके रख देना। और खांस खांस कर कहीं भी थूका तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहकर बेटा बहू दोनों निकल गए। धीरे धीरे दोपहर हो गई। राम प्रसाद जी एक दिन पहले ही भूखे थे। उन्हें भूख लगने लगी। रसोई में जाकर खाना देखा तो फ्रिज में रात का बासी खाना रखा हुआ था। फ्रिज का ठंडा और बासी खाना देखकर राम प्रसाद जी का कुछ भी खाने को मन नहीं करा, लेकिन क्या करे, 2 दिन के भूखे थे। भूख तो उन्हें लगी थी। उन्होंने बासी खाना जैसे तैसे खा तो लिया, लेकिन खाना खाने के बाद उन्हें बेचैनी सी होने लगी। बेटा बहू रास्ते में आ रहे थे। निशा अपनी मम्मी से फ़ोन पर बातें करती हुई आ रही थी। दोनों माँ बेटी राम प्रसाद जी को घर से निकालने की बातें कर रही थी। निशा, जैसे मैंने कहा है वैसा वैसा करती जा, अब यह बुढ़ा इस घर में नहीं रहेगा। देख लेना दामाद जी खुद इस बुढ़े को धक्का देकर इसे यहाँ से निकाल देंगे। निशा अपनी मम्मी की बात सुनकर खुश हो गई। जब बेटा और बहू दोनों घर पहुँचे तो बासी खाना खाने की वजह से राम प्रसाद जी को उल्टियाँ हो रही थी। बुढ़ापे के कारण वह जल्दी से उठ ना पाए और उल्टी बरामदे में ही हो गई। यह देखकर निशा का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसे अपनी मम्मी की कही बातें याद आ गई। रोहित, अब मैं इस बुढ़े को और बर्दाश्त नहीं कर सकती, बोलकर निशा अपने कमरे में अपना बैग जमाने लगी। निशा, यह सब क्या है? रोहित, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। जब तक तुम्हारे पिताजी इस घर में रहेंगे मैं यहाँ कदम नहीं रखूँगी। अरे क्या बोल रही हो निशा, तुम इस घर में ही रहोगी। अगर इस घर से बाहर कोई जाएगा तो वह है पिताजी। बेटे बहू के कमरे से आवाज़ बाहर तक आ रही थी। राम प्रसाद जी के कपड़े खराब हो चुके थे। वह अपने कपड़े बदल ही रहे थे
कि अपने बेटे के मुंह से यह सब बातें सुनकर राम प्रसाद जी सन्न रह गए। बेचारे कपड़े भी नहीं पहन पाए थे कि रोहित गुस्से में आया और उनका हाथ पकड़कर धक्का देते हुए उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। बहुत हुआ पिताजी, आपकी वजह से मेरी पत्नी परेशान है। नौबत यहाँ तक आ गई है कि वह घर छोड़कर जा रही है। मेरे बसे बसाए घर को खराब करने से अच्छा है तुम ही यहाँ से चले जाओ। कहते हुए रोहित ने जोर से दरवाज़ा बंद कर लिया। यह सब देखकर निशा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बाहर खड़े राम प्रसाद जी बेटे की इस हरकत से आज बिल्कुल टूट चुके थे। उन्होंने घर की तरफ को मुड़कर भी नहीं देखा। अब वह खुद भी इस घर में रहना नहीं चाहते थे और वह घर से निकल गए। जब चलते चलते थक गए तो एक पार्क में जाकर बैठ गए। घंटों तक बेटे की इस ओछी हरकत के बारे में सोचते रहे कि किस तरह बेटे ने पत्नी के कहने पर एक ही झटके में पिता को घर से बाहर निकाल फेंका। यह भी नहीं सोचा कि यह बीमार बाप कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा। अब राम प्रसाद जी के पास न रहने के लिए जगह थी और न खाने के लिए कुछ था। जब बच्चे बुढ़ापे में माँ बाप को घर से निकाल देते हैं तो उनका एक ही आसरा रहता है, वृद्धाश्रम। राम प्रसाद जी नम आँखों से एक वृद्धाश्रम में जा पहुँचे। वृद्धाश्रम के लोगों ने राम प्रसाद जी को पहनने के लिए कपड़े दिए और फिर खाना खिलाया। धीरे धीरे राम प्रसाद जी को 3-4 महीने बीत गए। वृद्धाश्रम में उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी, न खाने पीने की और न ही चिकित्सा की। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य सही होता गया। उन्हें डायरी लिखने का बहुत शौक था। जब वो बीमार रहने लगे थे तो उन्होंने लिखना छोड़ दिया था। उनकी डायरी घर ही छूट गई थी। उन्होंने फिर से डायरी लिखना शुरू किया जिसमें उन्होंने अपने जीवन की हकीकत को उतारा। अपनी पत्नी के साथ बिताए पल, जो उनके बेटे बहू ने उनके साथ किया, वह सब उन्होंने अपनी डायरी में उतारा। एक दिन उनके पास बैठे उनके मित्र रमेश जी ने उनकी डायरी पढ़ी। अरे राम प्रसाद जी, आपकी कहानी तो दिल को छू गई। तुमने बहुत अच्छी डायरी लिखी है। जो कुछ आपने लिखा है अपनी डायरी में वह सभी माता पिता की बुढ़ापे की सच्चाई है। इसमें बुढ़ापे का दर्द छुपा है। हर एक माता पिता इन दुख दर्द से गुजरते हैं। जीवंत रूप में तुमने एक दुखी पिता की कहानी को डायरी में उतारा है। क्यों ना आप अपनी डायरी को एक बुक के रूप में छपवा दो, जिससे दूसरे माता पिता तुम्हारे डायरी से कुछ सीख सके, अपने बेटे बहू के अत्याचार से बच सके। यह बात राम प्रसाद जी को बहुत पसंद आई। उन्होंने वृद्धाश्रम के मैनेजर से मदद मांगी और अपनी जीवन की हकीकत को किताब में छपवा दिया। उनकी कहानी का नाम था बुढ़ापे का दर्द। कुछ दिनों में राम प्रसाद जी की लिखी हुई कहानी को इतनी लोकप्रियता मिली कि हर कोई उनकी कहानी पढ़ना चाहता था। धीरे धीरे राम प्रसाद जी का नाम होने लगा। उन्होंने अपनी किताब को निःशुल्क प्रदान किया। आज शहर के मुख्यमंत्री ने राम प्रसाद जी को वरिष्ठ व्यक्तियों की लिस्ट में सम्मानित करने के लिए बुलाया था। आज स्टेज पर खड़े राम प्रसाद जी के लिए लोग तालियां बजा रहे थे और बेटा बहू उनकी तरफ बड़े ही आश्चर्य से देख रहे थे। मुख्यमंत्री जी राम प्रसाद जी से माइक में कुछ बोलने के लिए कहते हैं। दोस्तों, मैंने जो किताब लिखी है वह किताब नहीं बल्कि हकीकत है। आज के समाज में बहुत से घरों में माता पिता के साथ दुर्व्यवहार होता है। सारी संपत्ति, सारी प्रॉपर्टी माता पिता की ही कमाई हुई होती है, जिन पर बच्चे अपना अधिकार जमाते हैं, जिन बच्चों के लिए माँ बाप अपनी सारी जिंदगी घिस घिस कर निकाल देते हैं। अंत में वही बच्चे बड़े होकर माँ बाप को घर से धक्के देकर बाहर निकालने में तनिक भी नहीं सोचते। मैं भी अपनों का धोखा खाया हुआ हूँ। बोलते बोलते राम प्रसाद जी की आवाज़ भारी होने लगती है। इससे आगे वो कुछ नहीं बोलते। शहर के मुख्यमंत्री राम प्रसाद जी की बहुत प्रशंसा करते हैं और उनकी लिखी हुई बुक का प्रमोशन करते हैं। साथ ही उनको पुरस्कार धनराशि के रूप में 50 लाख रुपए देते हैं। जैसे ही रोहित और निशा 50 लाख की धनराशि को राम प्रसाद जी के हाथों में देखते हैं, उनके मन में लालच बढ़ने लगता है। प्रोग्राम खत्म होने के बाद बेटा और बहू राम प्रसाद जी के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। बेटे बहू को सामने देखकर राम प्रसाद जी साइड से निकल जाते हैं, क्योंकि उनके मन में अपने बेटे बहू के प्रति बहुत कड़वी यादें थी। बेटा और बहू दोनों, पिताजी सुनिए तो, एक बार तो सुनिए पिताजी, कहते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं। जब राम प्रसाद जी नहीं रुकते तो बेटा बहू उनके सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। अरे बाबूजी, हमें माफ़ कर दीजिए, ऐसी भी क्या नाराज़गी,
आखिर है तो हम आपके बेटा बहू ही। और अब तो आपके पास इतने सारे पैसे हैं, आप इतने बूढ़े हो गए हो, समाज में तरह तरह के लोग रहते हैं, पता नहीं किसकी बुरी नज़र आपके पैसों पर पड़ जाए। चलिए हमारे साथ घर, हम आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, आपकी बहुत सेवा करेंगे। राम प्रसाद जी बेटे बहू से बोले, जब मैं तुम लोगों के साथ रहता था उस समय तो तुमने मुझे कभी पिताजी कहकर नहीं बुलाया, सिवा बूढ़े के। उस समय तो मुझे धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दिया, और आज मेरे हाथ में पैसा है तो पिताजी पिताजी बोलकर मेरे आगे पीछे घूम रहे हो। तुम दोनों को मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही मेरे पैसों की। मैं तुम लोगों की रग रग से वाकिफ़ हूँ। बहुत जख्म दिए हैं जीवन में तुम दोनों ने मुझे, इतने कि शायद मैं मरते दम तक भी ना भूल पाऊँ। दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं है। मेरा एक एक पैसा वहाँ लगेगा जहाँ मेरा आसरा है, मेरा अपना घर, वृद्धाश्रम। यह पैसा उन बेसहाराओं की ज़रूरतों को पूरा करेगा जिनकी तुम जैसी नालायक औलाद होती है, जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में बोझ समझकर घर से निकाल देती है। कहकर राम प्रसाद जी बेटे को साइड में धक्का देते हुए निकल गए, और बेटा बहू अपना सा मुंह लेकर हाथ मलते हुए लगातार राम प्रसाद जी को देखते रह गए। दोस्तों, ऐसे नालायक और स्वार्थी बेटे बहू के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्लीज़ कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइए, और प्लीज़ साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।